हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज का आपका टॉपिक है परिरक्षण। ये जो आपका चैप्टर मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, सूक्ष्म जीवों की दुनिया, उसी चैप्टर का ये नेक्स्ट पार्ट है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो लास्ट क्लास में कुछ नोट पॉइंट पढ़े थे उनको रिवाइज करा देती हूँ। पहला है आपका, दाल वाले पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो वो है राइजोबियम, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ईस्ट आपका कवक होता है और ये आपका ब्रेड वगैरह बनाने में, डबल रोटी वगैरह बनाने में इसका यूज़ करते हैं, पिज्ज़ा में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दही में उपस्थित जीवाणु कौन सा है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। और आपकी पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, डबल रोटी बनाने में किसका यूज़ करते हैं, तो ईस्ट का। ये कुछ क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि सिलेबस में हो या ना हो, फिर भी आपकी पूछ ली जा सकती हैं। तो ये वहीं से आपके क्वेश्चन से, तो मैंने आपको बता दिए। थोड़े थोड़े मैं आपको क्वेश्चन बताती रहूँगी, जिससे क्या अगर आपका थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप आराम से कर सकें। चलिए बढ़ते हैं परिरक्षण की तरफ। ये आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा परिरक्षण। परिरक्षण क्या होता है आपका, परिरक्षण का मतलब है सुरक्षित करना। किसको, भोज्य पदार्थों यानी खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाना। ठीक है, खराब होने से उनको सुरक्षित करना। तो परिरक्षण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि परिरक्षण क्या है, परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को उनकी बिना किसी गुणवत्ता और पौष्टिकता को कम किए हम लंबे समय तक तरोताज़ा रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भोज्य पदार्थ होंगे वो खराब होने से बचे रहेंगे और उनकी जो गुणवत्ता और पौष्टिकता होगी वो भी नष्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर होगी भी तो बहुत ही कम मात्रा में वो नष्ट होगी, बहुत ज़्यादा नष्ट नहीं होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आने वाला है वो इस तरीके से ही आता है। या तो परिरक्षण क्या है, परिरक्षण को, भोजन को परिरक्षित करने की विधियां क्या क्या हैं, या फिर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो है कि ऐसे किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए जिन्हें परिरक्षित कर सकते हैं, और उनके द्वारा परिरक्षित किए गए पदार्थों का भी नाम लिखना है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि कोई भी आपसे सब्जी या फल पूछे जा सकते हैं कि आप उनको परिरक्षित करवाते हैं कि नहीं, और अगर कर पा रहे हैं तो किन किन, कौन कौन से मतलब परिरक्षित करने के बाद पदार्थ बन रहे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो 4 फल, जैसे पहला है आपका आम, तो आम का क्या क्या बन सकता है, अचार के रूप में उसको रखा जाता है, कैंडी बनती है, जूस आता है। तो इस तरीके से आम को परिरक्षित करते हैं। सेब, सेब का क्या, सिरका, शराब, जूस, ये सब सेब के पदार्थ हैं। पपीता, पपीता से आपको कैंडी मिलती है, अचार मिलता है। ठीक है, सेब की भी कैंडी वगैरह आती हैं अब तो, जितने भी आपके फ्रूट्स हैं लगभग सभी की कैंडी आने ही लगी हैं। अनार, अनार से भी जूस, जैम, शरबत इत्यादि आपको प्राप्त होता है। जैम वगैरह जो है, जैम जेली, वो आपके इनसे बहुत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फल परिरक्षण के प्रकार। तो फलों को परिरक्षित करने के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आपका स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। स्थायी परीक्षण में कौन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, नमक के द्वारा, यानी कि जैसे अचार वगैरह होगा तो वहाँ पर नमक वगैरह काफ़ी मात्रा में मिलाया जाता है, जिससे क्या वो परिरक्षित बना रहता है। चीनी विधि के द्वारा जैम जेली आपका बनेगा। ठीक है, रसायनों के द्वारा, तो जैसे अचार बनाते हैं, अचार में भी कुछ केमिकल जैसे सिट्रिक एसिड वगैरह, एसिटिक एसिड वगैरह अचार में मिलाए जाते हैं ना, अम्ल, यही क्या है आपके रसायन, तो रसायन का भी यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है सुखाकर, सुखाकर भी खाद्य फल वगैरह को सुखाकर भी हम परिरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा के द्वारा, जैसे जैम जेली बनता है तो पकाकर ऊष्मा देकर उसको परिरक्षित किया जाता है। स्थायी परिरक्षण में क्या आएगा, जैसे कि हमें अपने घर में हम कोई भोज्य पदार्थ या फल वगैरह लेके आए तो उसको 10-15 दिन तक हम सड़ने से बचा सकें, तो इसमें क्या है, पहला तो उपाय यही है कि ठंडे स्थान पर रखें, यानी कि रेफ्रिजरेटर में उसको रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। ठीक है, नमी से दूर रखकर भी उसको हम बचा सकते हैं, साथ साथ वायु से दूर रखकर, और जीवाणु मुक्त करके, यानी कि एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए, डिब्बे में बंद कर दो, या जहाँ पर क्या है जीवाणु कम पनपे या फिर पनपने की उनकी जो स्पीड होगी वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही मंद होनी चाहिए। चलिए, अच्छा, खाद्य पदार्थों को नष्ट करने में सबसे ज़्यादा भागीदारी कौन निभाते हैं, आपके जीवाणु और कवक। कवक या फफूंद और आपके ये जीवाणु हो गए ना, ये बहुत ज़्यादा, इन्हीं की वजह से भोजन नष्ट हो जाता है। जैसे आपने गर्मियों के समय में देखा होगा, सुबह का खाना है, जैसे सब्जी बनी, और शाम को अगर आप देखें तो उसकी जो सब्जी होगी उसके ऊपर आपको रुई के जैसी कुछ चीज़ें दिखाई देगी। वही जो रुई के जैसी आपको सॉफ्ट सॉफ्ट दिखाई देती है वो क्या होती है, आपकी कवक, यानी कि फंगी होता है वो। ठीक है, तो कवक या जीवाणु ये खाद्य पदार्थों को बहुत नष्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं हम। टॉपिक आपका क्या है, आहार परिरक्षण की विधियाँ। तो ये क्वेश्चन आपसे 2017 या 16 में आया, मैं यहाँ सन डालना भूल गई हूँ, इसको तैयार कर लेना। कि स्टरलाइजेशन विधि के द्वारा खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो एक्सप्लेन भी आप कर सकते हैं, और वैसे भी आपका अगर क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में आ रहा है तो वेरी शॉर्ट की तरीके से लिखना है, शॉर्ट में आ रहा है तो शॉर्ट के तरीके से।
तो स्टरलाइजेशन विधि के द्वारा खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने की निम्नलिखित विधियां हैं। स्टरलाइजेशन विधि में करते क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी जो स्पीड होती है उसको मंद कर दिया जाता है, यानी कि उनकी पनपने की जो स्पीड होगी, उनकी प्रजनन की जो क्षमता होती है उसको मंद कर देते हैं स्टरलाइजेशन में, ठीक है। जिससे क्या है, जीवाणु बहुत जल्दी पनपेना या कवक वगैरह है बहुत जल्दी पनपेना और भोज्य पदार्थ लंबे समय तक बना रहेगा। तो पहला है निर्जलीकरण। तो इसमें क्या करते हैं हम, मशीनों के द्वारा बहुत ही उच्च ताप पर उसको गर्म करके उसकी जो सारा जो जल होता है उसको अलग कर दिया जाता है, और इस तरीके से, और उसमें नमक वगैरह मिला के बहुत सारी तकनीकों यूज़ करके नमक वगैरह कह रही हूँ, नमक नहीं इसमें यूज़ किया जाएगा। निर्जलीकरण में निर्जली यानी कि जल को सिर्फ अलग कर देंगे जो भी खाद्य पदार्थ होगा, ठीक है। बहुत उच्च ताप पर इसको सुखा के और जो भी होगा पदार्थ उसमें से सारा जल बाहर निकल जाएगा, और इससे क्या होगा, जो भी पदार्थ होगा उसका सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशीतन। तो प्रशीतन का यूज़ हम घर में भी करते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर, सुबह का खाना है या शाम का खाना है उसको एक या मतलब 1 दिन या 2 दिन तक बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। आराम से खाना या जो भी है, दही हो गया आपका, दूध हो गया, जो भी चीज़ें आराम से सब्जी वगैरह परिरक्षित बनी रहती हैं, यानी कि ठंडा करके भी। रसायनों के द्वारा, तो यहाँ पर केमिकल की बात हो गई है। जो भी आपको पैकेजिंग में सामान मिलते हैं सभी में क्या है, कुछ ना कुछ केमिकल पड़ा होता है जिससे क्या है वो परिरक्षित बनी रहती हैं। ऐसी अचार वगैरह में भी केमिकल मिला हुआ आता है, ठीक है। अल्कोहल वगैरह, इन सभी में क्या है, कुछ ना कुछ केमिकल पदार्थ मिले होते हैं। नेक्स्ट है आपका डिब्बा बंद यानी कि कैनिंग। इसको आप स्टोरिंग या संग्रहीकरण भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसे भी आसपास जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीवों की ही नहीं बात करें, सूक्ष्म जीव तो आपके नष्ट कर ही रहे हैं खाद्य पदार्थ को, ऐसे जो आपके आसपास कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, ये भी तो भोज्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, जो भी आपके पदार्थ हैं उनको किसी बोतल में बंद करके, डिब्बा बंद यानी कि एयर टाइट कंटेनर में उसको बंद करके रख सकते हैं, जिससे क्या है कीड़े मकोड़े या और भी चूहे वगैरह हैं वो भी ना जाएं। और साथ साथ ऐसे आपके मसाले हो गए, चीनी हो गई, चाय, कॉफ़ी, इनको भी एयर टाइट में रखा जाता है। अगर आपने देखा होगा कॉफ़ी जो लोग यूज़ करते हैं, अगर एयर टाइट कंटेनर ना हो तो कॉफ़ी कैसी एकदम अजीब सी हो जाती है, ठीक है। पाउडर होता है, पाउडर वो एक साथ आ जाता है, तो मसाले वगैरह भी ऐसी अजीब से हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, डिब्बा बंद में इनको एयर टाइट कंटेनर में रखे हम खाद्य पदार्थ को बचा सकते हैं। अचार द्वारा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, सुखाकर जो भी कुछ आपके पदार्थ या कहते हैं धूप वगैरह में सुखाकर आराम से इनको रखा जा सकता है, यानी कि वही जल जो होगा थोड़ा सा उसको अलग कर दिया जाएगा उसमें से सुखाने पर। उबाल कर, तो उबालने में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपका दूध आ गया, तो दूध को जो है, दूध या और भी चीज़ें हैं, सब्जियां वगैरह हो गई, तो इनको गर्म करके या उबाल के आप रख दो, तो इनमें भी सूक्ष्म जीवों का जो भी जनन होगा वो धीरे धीरे मंद हो जाएगा, तो सूक्ष्म जीव रहित हो जाते हैं ये गर्म करके, ठीक है। अंतराल से उबालते हैं दूध को, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे सुबह उबाला तो थोड़ी देर बाद, कम से कम 6, 7 या 8 घंटे बाद फिर से एक बार उबाल लिया, और अगर नहीं तो आजकल क्या है, फ्रिज है तो फ्रिज में रख देते, फिर उबालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको परीक्षण करने की कुछ विधियाँ हैं, एक्सप्लेन करने को आता नहीं है वैसे, फिर भी अगर आप करना चाहें तो एग्जाम में इनमें 2-2 पंक्तियाँ आपने उसमें लिख देना, क्योंकि 6-7 पॉइंट है, सभी का एक्सप्लेन करोगे तो आपका एक निबंध टाइप का बन जाएगा। इतना सब नहीं करना है हमें, एक एक पॉइंट लिख देना, या फिर इनमें से कोई 5 विधियों के नाम आप वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पाश्चुरीकरण, थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा इसलिए मैं यहाँ पर इसको इंक्लूड कर रही हूँ। तो लुईस पाश्चर ने भोजन के परिरक्षण के लिए अति उत्तम विधि खोजी थी जिसका नाम था पाश्चुरीकरण। इस विधि में किसको परिरक्षित करते हैं, दूध को। तो इस विधि में दूध को सबसे पहले 30 मिनट पर 63 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 15 मिनट 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, और तुरंत 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेटों में बंद करके रख दिया जाता है, कहाँ, ठंडे स्थानों पर, ठीक है। तो ये दूध को परिरक्षित करने की विधि है। अच्छा, ये जो लुईस पाश्चर है, इन्होंने किण्वन जो विधि होती है ना उसका भी वो खोजकर्ता आप कह सकते हैं। जो किण्वन होता है ना, इसका किण्वन में आपका कर्ता कौन है, जीवाणु होता है, ठीक है। जीवाणु के द्वारा किण्वन की क्रिया होती है, और इसकी जो खोज की है आपकी वो किसने की है, लुईस पाश्चर ने की है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता देती हूँ, जैसे आपसे कुछ खोजकर्ता या पूछे जा सकते। पहले तो मैं आपको बता दूं, सूक्ष्म जीव कुछ ना कुछ रोग हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, ये रोग कारक भी होते हैं। तो उसी में से मैंने आपको कल कुछ रोग तो बता दिए थे, जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, और आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब मैं आज आपको बता दूं कि जो भी रोग हैं इनमें किसी किसी रोग में क्या है, आपका टीके लगते हैं। जैसे आपका टीबी हो गया, तपेदिक जो होता है ना, यानी कि टीबी क्षय रोग बोलते हैं इसको, तो इसमें आपका जो टीका लगता है वो नोट कर लेना आप लोग, BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है।
ये जो मैं भी आपको नोट पॉइंट नोट करा रही हूँ, इनको अपनी नोटबुक में कहीं भी जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर नोट कर सकते हैं। टीबी में आपका बीसीजी का टीका लगता है और आपका डीपीटी का एक टीका लगता है, वो किस किस में लगता है इसको भी नोट करिए। डीपीटी का टीका आपका लगता है, पहला होता है आपका डिप्टीथीरिया। क्या होता है? पहला डिप्टीथीरिया में लगेगा, इसके बाद आपका डिप्टीथीरिया। नेक्स्ट पी से आपका जो होगा यहाँ पर काली खांसी, डिप्टीथीरिया, काली खांसी, और टी से आपका होता है टेटनिस। ठीक है, तो ये 3 में आपका लगता है डीपीटी का टीका। ठीक है, डिप्टीथीरिया, काली खांसी और टिटनिस, इन तीनों में आपका डीपीटी का टीका लगता है और ये तीनों ही आपके क्या हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो सबसे पहला है पेचिश। पेचिश की जो बीमारी है किसके द्वारा होती है? तो प्रोटोजोआ से जनित है। इसका जो कारक होगा यानी कि जिसके द्वारा ये बीमारी फैलती है वो है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका किसके द्वारा होती है? ये आपकी होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं हैजा का वायरस, सॉरी हैजा का बैक्टीरिया, हैजा जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? आपकी बैक्टीरिया के द्वारा, और इसका आप याद कर लीजिए विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, कॉलेरी। टाइफाइड का होता है साल्मोनेला टाइफी, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, 2-3 में ही आपका अगर आना होगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? टीबी बीमारी जो होती है वो किससे होती है? टीबी की बीमारी आपकी होती है जीवाणु से होती है ना टीबी की बीमारी। और टीबी की बीमारी की जो खोज की है आपकी वो किसने की है? ट्यूबरकुलोसिस, इसमें जो होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो इसका बैक्टीरिया होता है और आपकी खोज की है रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट मलेरिया का अगर बात करें तो मलेरिया की रोनाल्ड रॉस ने खोज की है, और आपका पेंसिलिन की जो थी वो किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। तो चाहें तो आप इन लोगों को, इन जो भी मैंने आपको नोट बताए इनको आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। ये जो चैप्टर था आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है आपका प्राकृतिक संपदा, ब्रह्मांड के जीव जो विलुप्त हो रहे हैं उनके क्या कारण हैं। तो ये आपका थोड़ा जियोग्राफी से भी चैप्टर है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कराऊंगी बहुत ही शॉर्ट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।